एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हम 2026 के जेई मेन के जनवरी सेशन के चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। आज हम करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर के थोड़े से क्वेश्चंस कम हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को अलग से लिया है बाद में एक और पीपीटी के अंदर, जिसमें काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर तीनों के सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस एक साथ लिए हैं। और इसमें कोलिजन्स भी नहीं है, कोलिजन को सेंटर ऑफ मास के साथ लिया है, तो वो अगली पीपीटी में आप कोलिजन्स एंड सेंटर ऑफ मास देखेंगे। सर्कुलर मोशन रोटेशन से पहले होगा, उसमें आप तीनों चैप्टर के सर्कुलर मोशन देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। अगला चैप्टर हम हर रोज 7 बजे शाम को ये वीडियो डालते हैं, तो आप अगर अगले चैप्टर को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ में। चलिए, पावर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, वर्क के 2 और एनर्जी के 4 क्वेश्चन आए हैं। इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन हमने इंक्लूड नहीं किया है, वो सर्कुलर मोशन के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। कोलिजन का भी क्वेश्चन आए हैं जो वो हमने सेंटर ऑफ मास के साथ डाले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए। तो 21 जनवरी को ये आसान सवाल आ गया था। आपको बोला गया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी V वर्सेस X, ठीक है, V वर्सेस X का ग्राफ आपको दे रखा है। अब आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसमें सबसे ज्यादा है। तो भाई फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। ठीक है, और अगर आपको क्योंकि फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा dV/dx। तो इसका मतलब आपको सिर्फ स्लोप निकालना है, ओनली tan थीटा स्लोप। ठीक है, तो V वर्सेस X यानी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस X ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो फोर्स देगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा। जहां स्लोप मैक्सिमम है वहां फोर्स मैक्सिमम है। तो ये सबसे स्टीप ग्राफ दिख रहा है, सबसे स्टीप ग्राफ है, तो BC में फोर्स मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा स्लोप है इसका। ठीक है, तो BC में फोर्स मैक्सिमम होगा। तो चलिए इन दोनों में से ही कुछ होगा जो होगा, ये तो हट गया। ठीक है, और CD में स्लोप 0 है तो फोर्स 0 होगा, स्लोप 0 है तो फोर्स 0 होगा, तो CD में मिनिमम भी होगा। तो BC में मैक्सिमम होगा और CD में मिनिमम होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपको हाँ बोला जाए कि भैया पूरा फोर्स निकाल दो, तो आप सब में tan थीटा निकाल लीजिएगा। ठीक है, सबका tan थीटा निकाल दीजिएगा। मैं कोई एक केस का निकाल देता हूँ, लेट से मैं फोर्स BC रीजन का निकाल देता हूँ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो tan थीटा क्या होगा देख लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये आपका y2 माइनस y1 होगा 4 माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कितना है 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो आपको बेसिकली स्लोप निकालना है v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1। आप समझ गए, चारों केस में अगर आपको फोर्स निकालना हो तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम तब होगा जब मैक्सिमम स्लोप होगा और मिनिमम तब होगा जब स्लोप 0 होगा, क्योंकि आपको यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करना है। आइए अगला सवाल देखते हैं बाल को। ये हमने खाली पीपीटी रखी थी इनकेस सॉल्यूशन बड़ा हो जाए, बट काफी नकली था ये क्वेश्चन। तो आइए ट्राई करते हैं बाल को। अगला सवाल, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। तो x दे रखा है आपको अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा। ठीक है, तो अल्फा 1 है आपका, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, वर्क डन बाय ऑन दी बॉडी ड्यूरिंग द टाइम 2 से लेकर के 3 सेकेंड। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिफरेंशिएट किया dx 2t प्लस 1 और 1 का 0 dx आ गया। ठीक है, अब वर्क डन क्या होता है बताइए? वर्क डन होता है इंटीग्रेशन में f डॉट dx। ठीक है, तो अभी आप डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt क्या आएगा आपका, ये dx अपॉन dt था बच्चों, ये dx अपॉन dt था। ठीक है, अच्छा ये वेलोसिटी भी है 2t प्लस 1, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 2t का डेरिवेटिव 2, 1 का 0, तो एक्सेलरेशन तो 2 है। तो फोर्स क्या होगा बाल को, इसमें फोर्स होगा मास है 2, एक्सेलरेशन भी 2, और dx क्या आएगा, dx आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, dx क्या आएगा 2t प्लस 1 dt। ठीक है बच्चों, टाइम 2 से लेकर के 3 तक, तो ये आ जाएगा आपका 4 कॉमन, टाइम 2 से लेकर के 3 तक 2t प्लस 1 dt बाल को। अब क्या आएगा देखिए, अभी आएगा 4 कॉमन, 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर, dt का इंटीग्रेशन t 2 से लेकर के 3 तक। वर्क डन है 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2, तो यह आ जाएगा आपका 4, यह आएगा 12 माइनस 6 इंटू 4, 24 जूल आंसर रहेगा बच्चों। काफी आसान सवाल था, 24 जूल आंसर रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो कोई खास मुश्किल सवाल नहीं था, बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पर इंटरप्रेट ये करना था कि आखिर हम dx को टाइम के रिस्पेक्ट में भी रिप्लेस करके
इंटीग्रेट कर सकते थे। ठीक है, आइए बहुत आसान सवाल है बच्चों ये वाला अगला, है ना। सवाल देखिए क्या है। सवाल ये है कि दो स्टेटमेंट दे रखी है आपको। स्टेटमेंट 1 है आपकी कि एक ऑब्जेक्ट मूव करता है पोजीशन R1 से R2 तक अंडर कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है इन्होंने वर्क डन होगा माइनस का R1 से R2 तक F डॉट डी आर। तो ये गलत है बच्चों, है ना, ये गलत है। वर्क डन में यहां माइनस नहीं आता है, सिर्फ इंटीग्रेशन R1 से R2 तक F डॉट डी आर होता है। वर्क डन सिर्फ होता है इंटीग्रेशन R1 से R2 तक F डॉट डी आर। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया बच्चों। उसके बाद है एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कैन फॉलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ। सही बात है, बहुत सारे पाथ पॉसिबल है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द पाथ। ऐसा तब हो सकता है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। इट फॉलोज फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, गलत बात है। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि आपने देखा हुआ है कि एक बार एक क्वेश्चन आया था कि ए से बी तक लेके गए हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक, और तीनों केसेस में वर्क डन बताना था। तो तीनों केसेस में वर्क डन सेम होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स बच्चों। पहली स्टेटमेंट आपको नेगेटिव साइन का ध्यान देना था, तो यहां थोड़ी बदतमीजी थी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं ये सवाल क्या पूछ रहा है। देखिए सवाल है, टू ब्लॉक्स विद मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग ए एंड बी एज शोन इन फिगर। ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड ए में ई है, तो बी में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, बस ये पूछा गया है। ठीक है, परफेक्ट है। और के और के बी का कुछ रिलेशन है। तो पहले तो देखिए, अगर आप ये ब्लॉक आपने रखा हुआ है बच्चों, यहां पर ये एम हो गया है ना। अगर आप इसको रिलीज करते हैं, अगर हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है, हाँ, अभी स्टोर्ड है एनर्जी इतनी, तो बेसिकली इसका मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना। अभी स्टोर्ड बोला है ना कि अटैच्ड है और स्टोर्ड एनर्जी इतनी है, तो हम इक्विलिब्रियम मान के चलते हैं। तो यहां पर mg kx के बराबर हो गया आपका। ओके, तो mg को हम kx के बराबर रख देते हैं। हमने कहा भाई mg बराबर है आपका kx के, तो हमने बोला कि x बराबर है mg बाई k के। ठीक है, तो एनर्जी हो गई यहां से हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, ये भी हाफ इंटू के, एक्स क्या है आपका mg बाई के का होल स्क्वायर। सही है बच्चों, तो ये आ रही है एनर्जी आपकी अब सॉल्व करके m स्क्वायर जी स्क्वायर, है ना। एनर्जी आ रही है m स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k। तो g से तो मतलब नहीं है, एनर्जी प्रोपोर्शनल आ रही है m स्क्वायर बाई k के। अब अगर पहले स्प्रिंग की एनर्जी को ua ले लें, तो ua बाई ub कितना होगा, देखिए ध्यान से, ma का स्क्वायर डिवाइडेड बाय mb का स्क्वायर, और ua के लिए इधर ka आएगा और उधर kb आएगा। हाँ सही है बच्चों। अब ma कितना था, ma 100 था और mb 200 था, तो ma बाई mb का रेशियो 1/2 है। अच्छा, अब kb और ka का देखिए क्या गिवन है। तो देखिए आपका ये गिवन है बालकों, ये मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए ये है आपका 4ka बराबर है 3kb के। ठीक है, तो kb बाई ka निकाल लीजिए, तो kb ये 4/3 हो गया, kb अपॉन ka, kb अपॉन ka हो गया आपका, kb बाई ka हो गया 4/3, तो kb अपॉन ka की जगह 4/3 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आएगा। तो क्या आ रहा है, ua अपॉन ub 1/3 आ रहा है। तो b में एनर्जी स्टोर्ड है बालकों, b में एनर्जी स्टोर्ड है 3 टाइम्स इनिशियल की 3e। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं ये सवाल क्या बोल रहा है। ये सवाल काफी आसान है। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी के फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से फेंका एक ऑब्जेक्ट को, ये इसका प्रोजेक्टाइल पाथ है। देखिए ये ऑब्जेक्ट बना रखा है, थोड़ा लाइट है, डायग्राम हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, ये बी पॉइंट है, यहाँ वेलोसिटी कुछ हो गई होगी। ऑब्जेक्ट को अपने ए पॉइंट से फेंका है 60 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, अच्छा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप के ले लीजिए, या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे क्या होगी, हाफ mu स्क्वायर। ठीक है,
प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो नहीं होती, u cos थीटा होती है, यानी u cos 60 डिग्री, यानी u/2। तो अब क्या बोला गया है, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, होगी हाफ m u की जगह u/2 का स्क्वायर, तो यानी हो गई हाफ ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। सही है ना, सही है, हाफ ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर नहीं, 1/4, हाफ ऑफ या 1/4 ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी पहले k थी तो हाईएस्ट पॉइंट पे 1/4 हो जाएगी। सही है बच्चों। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जीज एट बी एंड सी पॉइंट ये है, तो सी पे भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे तो जितनी काइनेटिक एनर्जी शुरू में थी उतनी अंत में होगी अगर डिसिपेटिंग फोर्सेज एब्सेंट हैं तो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट बी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट ए निकालना है। तो सी पे काइनेटिक एनर्जी k है, बी पे हमने बोला है k/4 है, डिवाइडेड बाय ए पे फिर से k है, तो सॉल्व करके आएगा हमारा 3/4 आंसर। 3/4 आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों ये वाला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। अ बीड P स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सेमी सर्कुलर स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग है ये, ठीक है चलिए, एंड इट इज एट पॉइंट S पॉइंट पे एट t = 0, तो बीड जो है वो यहां पे है t = 0 पे, स्लाइड कर सकता है वायर पे। ठीक है, एट दिस इंस्टेंट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज v, तो इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v है। ओके ठीक है, अनदर बीड q ऑफ सेम मास एज p इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट a एट t = 0 along the horizontal string AB with speed v, इसकी भी स्पीड v है, इसकी भी स्पीड v है। ठीक है, the friction between the beads and respective strings may be neglected in both the cases. The time tp and tq be respective times taken by the beads p and q to reach the point b, then the relation between tp and tq is। तो देखिए बच्चों इसमें ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि एक क्वेश्चन ना पहले भी आया हुआ है जेई के अंदर, उसमें क्या कहानी थी कि जैसे कि एक हेमिस्फेरिकल टाइप का सरफेस है मान लीजिए, या कोई भी सेमी सर्कुलर सरफेस है। ठीक है, इसमें बोला गया था कि हमने एक ऑब्जेक्ट को v स्पीड से फेंका, और सेम ये आईआईटी का प्रीवियस ईयर ही है, मुझे ईयर पता नहीं है बच्चों। ठीक है, और इसको भी हमने यहाँ से कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड v से फेंका। ठीक है, तो अब आपको बताना है किस केस में टाइम कम लगेगा। तो क्या होता है कि जब ये बीड यहां आएगा ना तो इसका कोई नॉर्मल रिएक्शन होगा, और नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बढ़ाएगा, यहां तक इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और जब बीड फिर यहां आएगा, जब यहां आएगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट स्पीड को कम करेगा। ठीक है, जितनी बढ़ाई थी फिर उसे कम करता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट पूरे मोशन के दौरान इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड v से तो ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि पहले बढ़ गई है फिर घट रही है, लेकिन एकदम से थोड़ा ना घट गई है। तो ज्यादातर मोशन जो है वो v से ज्यादा स्पीड से ही ट्रैवल हुआ है, तो इसलिए ये वाले पाथ में टाइम कम लगेगा, इस वाले पाथ में टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर ग्रेविटी वाला केस कंसिडर किया जाए कि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो अब यहां ना एक दिक्कत ये है कि चलो ये तो सीधा जा रहा है, ये तो यहां पहुंच जाएगा, लेकिन बच्चों अगर यहां से इसे v स्पीड दी है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये बी पॉइंट तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि अगर दोनों को सेम हाइट से छोड़ोगे तो आपको ये पता है कि अगर यहां से छोड़ोगे तो यहीं वापस आएगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी है, ग्रेविटी के साथ जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा, काइनेटिक बढ़ता जाएगा, काइनेटिक कम होता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आप डिसिपेटिंग फोर्सेस को निग्लेक्ट कर देंगे तो आप जहां से ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे अल्टीमेटली वो वहीं वापस आएगा ना, टप्पा खा के भी वहीं वापस आता है वैसे भी, है ना। तो यहां पर एक ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल। चलिए हम इसको अगर हमें फिर भी सॉल्व करना हो तो हम इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई आंसर तो निकालना ही है, तो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल गलती है, इसे बोल देना चाहिए कि दी होल सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन दी हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको आपको समझ आया मैंने क्या बोला कि यहां पर हम ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते कि यहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आंसर मैं समझ गया हूं कि क्या बोलना है, वो कह रहे हैं कि v स्पीड तो सेम है। देखो आइडियली क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं क्या है भाई, v स्पीड सेम है,
और ये डिस्टेंस ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है, तो स्पीड तो सेम है, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो सेम है। वो ये कहना चाह रहे हैं डिस्टेंस जो कम ट्रैवल कर रहा है उसको कम टाइम लगेगा, तो ये P से B तक पहुंचने में टाइम कम लगेगा, A से B तक पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। बट आइडियली ग्रेविटी वाले केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका एक कॉम्पोनेंट V को एक्सेलरेट कर रहा होगा, V को बढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आंसर निकालना चाहते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी, कि यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये कहानी एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई है, ये सब कुछ थ्रेड व्रेड ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे वर्टिकल नहीं है बच्चों, ये वर्टिकल नहीं है, इसको हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं। ठीक है, आंसर निकालने के लिए कर रहे हैं ऐसा हम, है ना। हालांकि ऐसा तो हो जाता है क्वेश्चंस में, कभी कभी प्रॉपरली मेंशन होता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऐसा है। अब यहां पर समझ लीजिए कि अब ग्रेविटी को कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि mg तो ऐसे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा। यहां भी mg टेबल के नीचे लगेगा ऐसे mg, और उसे नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा। अब ये टेबल पे पड़ा हुआ है, तो अब ये क्वेश्चन का आंसर सिंपल हो गया। वो ये हो गया कि भाई इसको q को टाइम लग रहा है डिस्टेंस ab अपॉन स्पीड, क्योंकि अब ये स्पीड चेंज नहीं होगी, क्योंकि ग्रेविटी अब वर्टिकल केस में ग्रेविटी की वजह से फर्क आता, ऐसे रखे में फर्क नहीं आ रहा है। ऐसे में तो आपने जैसे फेंका है वो वैसे ही जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड ही कंसिडर करनी है। ठीक है, और यहां पर कितना होगा, यहां पर ये जो भी होगा आप मान लीजिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कम ही है ना बेसिकली, देख लीजिए ना आप, ये देख लीजिए आप, ये अगर आप यहां से कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मान लीजिए एस ई बोल दीजिए आप, तो P पार्टिकल को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस S से E तक करना है, अपॉन स्पीड सेम है। तो ऊपर वाले ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया, स्पीड तो सेम ही है, तो इसलिए Q को टाइम ज्यादा लगेगा, P को टाइम कम लगेगा, तो P का टाइम कम होगा, Q का टाइम ज्यादा होगा। तो आइडियली क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है बच्चों, TP लेस देन TQ। ठीक है, अगर वर्टिकल केस लेना था तो दोनों को साथ में छोड़ा जाता तो सही रहता क्वेश्चन, क्योंकि इस केस में तो हम बोल ही नहीं सकते कि वहां तक पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा, तो वर्टिकल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम, ये मान रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तभी आंसर देना सही रहेगा। ठीक है, वर्टिकल में ये प्रॉब्लम है कि जरूरी नहीं है कि ये वाला पार्टिकल यहां तक पहुंचे ही पहुंचे। ठीक है बच्चों, साथ में छोड़ते तो सही था, जैसे पहले एक बार IIT में आया हुआ है। आई होप आपको समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। इसमें 6 ही क्वेश्चन है वर्क एनर्जी पावर में। मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एक ही स्लाइड बना दी है, जिसमें सारे सर्कुलर मोशन ले लिया है, काइनेमैटिक्स, NLM और वर्क एनर्जी पावर, तीनों का वर्टिकल तूने तीनों के सर्कुलर मोशन एक साथ ले लिए, सेंटर ऑफ मास के साथ कोलिजन ले लिया, इसलिए वर्क एनर्जी पावर में 6 ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको। अगली वीडियो फिर से आएगी आपकी, नेक्स्ट वीडियो शाम के 7 बजे कल फिर से, उसमें हम आपको कोशिश करेंगे कि 2 चैप्टर करा दें, कोलिजन वाला पार्ट करा दें, सेंटर ऑफ मास करा दें, साथ में ग्रेविटेशन भी करा दें, जिससे थोड़ा आपका क्विकली कवर अप हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक। और ये 2026 के सेशन के क्वेश्चन अलग से करा रहा हूं। अब आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने 20 बोले थे उसके कुछ थ्योरी के लेक्चर, साथ में उनके जेईई मेन के 4-5 साल के PYQs के लिए कुछ और लेक्चर्स के लिए भी प्लानिंग कर रहा हूं, जो कि 2-3 दिन में आपको, 1-2 दिन में आपको मिलने लगेंगे। थैंक यू सो मच।